तो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, यूरिया संकट को लेकर सियासी शोर परवान पर है, क्योंकि किसानों की त्योरियां चढ़ी हैं, इसलिए विपक्ष की मुट्ठियां तनी हैं। अब सियासत तो अपने नफा नुकसान के हिसाब से ही मुद्दों पर सवार होती है, मगर यहां सवाल उस किसान का है जो वाकई बेहाल है। उसे खेती के लिए यूरिया नहीं मिल रहा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई यूरिया की इतनी किल्लत है? अगर हां तो क्यों? आज इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी हमारी पूरी पड़ताल बेनकाब। आज हम करेंगे पर्दाफाश कि केंद्र ने यूरिया का पूरा कोटा दिया तो फिर टोटा क्यों हो गया, आखिर खोट कहां पर है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। मगर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान हलकान है, कलेजे में अटकी जान है। जिन खेतों को किसानों ने अपने खून से सींचा, उन खेतों में जब फसल में खाद डालने की बारी आई तो हाथ खाली रह गए। क्यों? क्योंकि सिस्टम में कालाबाजारी का दीमक लग गया, क्योंकि अन्नदाता के हक पर डाका पड़ गया, क्योंकि काला बाजारियों की हेरा फेरी हलधर की हसरतों को निगल गई। दरअसल फसल लहलाने के लिए यूरिया की जरूरत पड़ती है। सरकार किसानों को सब्सिडी वाला सस्ता यूरिया देने का इंतजाम करती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इस बार फर्टिलाइजर कंपनियों को 65 से 70 हजार करोड़ टन यूरिया खाद दिया। लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाला यूरिया दिया, लेकिन वो किसानों तक नहीं पहुंचा। सवाल यह है कि किसानों तक यूरिया क्यों नहीं पहुंचा? सरकारी यूरिया किसानों को नहीं मिला तो किसे मिला? सरकारी यूरिया डकार कर किसने भर ली अपनी तिजोरियां? जीएमपीसीजी ने जब इन सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए तो सामने आया घोटाले का ऐसा बड़ा खेल जो सीधे सरकार की नाक के नीचे हुआ। यूरिया बांटने का हिसाब किताब रखने वाले पोर्टल पर किसानों को यूरिया मिला दिखा दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इस खेल में बड़ा भ्रष्टाचार और कालाबाजारी हुई। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि यूरिया आवंटन से लेकर वितरण तक की पाइपलाइन में भ्रष्टाचार के कितने छेद हैं? यूरिया की काला बाजारी पर सबसे बड़ा खुलासा। जीएमपीसीजी की पड़ताल में बड़े खेल का पर्दाफाश। काली कमाई करने वालों के चेहरों से उतरेगा नकाब। कैसे हुआ सफेद सोने का काला खेल, ये जानने के लिए आइए उस पोर्टल की पड़ताल करते हैं जहां यूरिया वितरण के आंकड़े दिए जाते हैं। यह है रासायनिक खाद प्रबंधन का पोर्टल। इस पोर्टल पर ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिन्होंने यूरिया बांटने वाली सहकारी समितियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब हम इस खेल की पोल खोलेंगे तो साफ हो जाएगा किस तरह से सहकारी समितियों ने चौकीदारों, हम्मालों और ड्राइवरों के नाम पर 10 से 12 मीट्रिक टन यूरिया बेच दिया, जबकि किसान अपनी बारी आने का इंतजार ही करता रह गया। लाइन में लगते थे दिन भर और शाम को शटर लगा के चले जाते थे, बोले यूरिया है ही नहीं, जबकि गोदाम भरे हुए रहते थे इनके पास। सर यूरिया की बहुत सारी दिक्कतें हो रही है सर। बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं और ये जो हैं ये यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। केवल आज सोसाइटी में गई यूरिया नहीं मिला, बहुत परेशान रहे। अब सवाल ये कि मामला पकड़ में आया कैसे? दरअसल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच 4 महीनों में यूरिया आवंटन की जांच की। इस जांच में रासायनिक खाद प्रबंधन के पोर्टल पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई राज्यों में पोर्टल पर एक ही किसान को 20 से 25 मीट्रिक टन तक यूरिया बेच दिया गया। लिहाजा इन आंकड़ों से घोटाले की बू आने लगी। तब केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि वो अपने हर जिले के 20-20 किसानों को बेचे गए यूरिया की जांच करें। इसी जांच में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ खेल भी खुल गया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी इस खेल की पड़ताल की और नतीजा सामने है। इसका असर यह हुआ
कि कई जिलों में कलेक्टर्स ने संबंधित समिति प्रबंधन के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 80 जिलों में करीब 2000 से ज्यादा लोग इस जांच के घेरे में हैं। आशंका है अकेले मध्य प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया की कालाबाजारी हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 लाख मीट्रिक टन की कालाबाजारी की आशंका है। सफेद सोने के इस काले खेल में सहकारी संस्थाओं से लेकर निजी कारोबारी तक शामिल हैं। वो चेहरे कौन कौन हैं? कहां खेल हुआ? कितने का खेल हुआ? कैसे इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया? और ये खेल यूरिया के वितरण में पारदर्शिता के लिए बनाए गए पोर्टल पर भी पकड़ में कैसे नहीं आया? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी खास पड़ताल बेनकाब। तो कैसे यूरिया का जो काला खेल खेला जा रहा है वो कैसे बेनकाब हुआ, इसकी पड़ताल आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर से मेरे सहयोगी अतुल अग्रवाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इरशाद हिंदुस्तानी इस वक्त हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं। सभी के पास चलेंगे, हरीश जी से यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह खेल कैसे खेला जा रहा है, क्योंकि सरकार का दावा तो यह है कि पोर्टल पर एक एक चीज रजिस्टर होती है, जितना यूरिया बिकता है उसका वजन हर बार लिखा जाता है नाम के साथ। तो खेल कैसे हो रहा है, यह बड़ा सवाल है और इसी को हरीश जी से समझेंगे, जो ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे समझेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर यह खेल बड़ा हो रहा है तो फिर खिलाड़ी भी माहिर होंगे, प्लान भी फुल प्रूफ बनाया गया होगा। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ग्राउंड जीरो पड़ताल ने सारा खेल खोल कर रख दिया। आपको दिखाते हैं कि आखिर इस खेल को अंजाम कैसे दिया जा रहा था और हमारी पड़ताल के बाद शिवराज सरकार का रुख क्या है, जरा देखिए। आधार कार्ड आपके और हमारे लिए हमारी पहचान, लेकिन सरकारी सब्सिडी देने के लिए भी इनका इस्तेमाल करती है। मकसद है सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिले जिनके लिए योजना बनाई गई है। हैरानी की बात तो यह है कि शातिरों ने सरकार के इस इंतजाम का भी तोड़ निकाल लिया। आधार कार्ड को ही घोटाले का हथियार बना लिया है। जी हां, यूरिया की कालाबाजारी में भी आधार कार्ड को ही फर्जीवाड़े का जरिया बना लिया गया। सहकारी समितियों ने किया बड़ा खेल, एक ही आधार नंबर से बार बार सौदेबाजी, फर्जी किसान बनाकर हड़पते रहे यूरिया की बोरी। यह हैरानी की बात है कि आधार कार्ड को हथियार बनाकर घोटालेबाज कागजों पर फर्जी किसानों को यूरिया की बोरियों की नकली बिक्री करते रहे और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। शातिरों ने सोचा बस आधार कार्ड का नंबर ही तो डालना है, कोई तस्वीर तो चस्पा करनी नहीं है। लेकिन नंबर के इसी काले कोड को जीएमपीसीजी ने डिकोड कर दिया। दरअसल सरकारी यूरिया जरूरतमंद किसानों को ही मिले, उसे कोई और न हड़प ले, इसीलिए सरकार ने 3 तरह के इंतजाम किए हैं। पहला, किसानों के आधार कार्ड पर ही यूरिया देने का प्रावधान। दूसरा, पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में बेचे गए यूरिया की एंट्री। तीसरा, पीओएस एंट्री को कृषि विभाग के पोर्टल पर दर्ज करना, यानी ऊपर से देखने पर यह सिस्टम घोटाले से पूरी तरह फुल प्रूफ दिखता है। आधार कार्ड से यूरिया की बोरियां पाने वाले किसानों को कितनी बिक्री हुई, पीओएस मशीन के जरिए इसका सारा हिसाब किताब कृषि विभाग के पोर्टल पर दर्ज रहता है। लेकिन घोटालेबाजों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है तो बाजार में 450 रुपये में खाद मिल रहा है, तो वो खाद कहाँ से आ रहा है? वो क्या, वहाँ पे जाते हैं, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए वो परेशानी के चक्कर में हम बाजार से खरीदते थे। अब ब्लैक में मिलती है तो आपको 200 ले लें, 300 ले लें, 500 ले लें। दिक्कत वही आ रही है, नहीं मिल रही ना यूरिया।
परमट कटेगा, परमट आज काटूंगा कल काटूंगा ऐसा बोलते बाबूजी। फिर अब क्या रोज दिन आते, फसल तो कितने दिन की निकल गई मक्का। ZMPCG की पड़ताल में पता चला कि घोटालेबाजों ने फर्जी किसानों के आधार कार्ड पर यूरिया की बोरियां बेची। चौकीदारों, हम्मालों और ड्राइवरों के आधार कार्ड पर यूरिया की बिक्री हुई। फर्जी किसानों के एक ही आधार कार्ड नंबर पर बार बार बोरियां बेची गईं। नतीजा यह हुआ कि असली किसानों को सरकारी सब्सिडी वाली यूरिया नहीं मिली, जबकि सरकारी दस्तावेज पर उनकी बिक्री धड़ल्ले से जारी रही। सरकार की आंख बचाकर चोरी की गई इन्हीं बोरियों को बाद में बाजार में निजी व्यापारियों और खाद की दुकानों के जरिए ऊंचे दामों पर बेचा गया। यानी सरकारी यूरिया की कालाबाजारी की गई और उनसे मोटी कमाई की गई। सबसे क्योंकि सरकारी सब्सिडी वाली यूरिया की एक बोरी 280 रुपए में मिलती है, उन्हें ही बाजार में 500 से 600 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बेचा गया। सूत्र बताते हैं कि अकेले मध्य प्रदेश में करीब 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया बेचा गया। इसका सीधा मतलब यह है कि वहां करीब 145 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया की कालाबाजारी हुई। यानी वहां करीब 24 करोड़ 20 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। सूत्र यह भी खुलासा करते हैं कि यह सारा खेल सहकारी समिति प्रबंधक और निजी यूरिया विक्रेता की मिलीभगत से हुए हैं, जिसमें सहकारिता और कृषि विभाग के बड़े अफसरों का भी हाथ है। अब स्थानीय स्तर पर इसमें राजनीतिक संरक्षण ना हो तो यह बात भी कुछ हजम नहीं होती। अगर जांच हुई तो करोड़ों का घोटाला उजागर होगा और यूरिया की किल्लत की असली वजह से भी पर्दा उठेगा। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सख्ती दिखाई है। 20 जुलाई को कांग्रेस ने यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर आरोप लगाए तो सीएम ने फौरन यूरिया के अवैध भंडारण, परिवहन और बिक्री पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। इसके बाद 2402 विक्रय केंद्रों का ताबड़तोड़ निरीक्षण भी किया गया, जिसका असर यह रहा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में 26 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 55 प्रकरणों में लाइसेंस निरस्त हुए हैं, जबकि 102 मामलों में लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। तो देखा आपने तरीका क्या है, काम कैसे हो रहा है, घोटाला कैसे हो रहा है। लेकिन अब हम अपनी पड़ताल आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी कहां हुई, किस किसान के नाम पर कितनी यूरिया का आवंटन कर दिया गया, दिखा दिया गया, और क्या उसे वाकई ये यूरिया मिला, इस रिपोर्ट में आपको पूरी पड़ताल दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सागर से। सोसाइटी गए 2-3 बार, सोसाइटी में नहीं मिला। फिर केसरी में 2-3 बार जब हम गए, जब मिला 5 बोरी लाए और 500 रुपये के भाव की बोरी हमको। फिर हम केसरी चढ़ा गए, केसरी में 500 रुपया प्रति बोरी मिली। 4 से 8 दिन परेशान फिरे, चढ़ा फिरे, केसरी फिरे, जब मिली। जांच प्रतिवेदन बस भेजा गया है और वो समिति निर्णय लेगी कि उसमें क्या कार्रवाई करनी है। अरे दिक्कत तो वही आ रही है, नहीं मिल रही ना यूरिया। परमट कटेगा, परमट आज काटूंगा कल काटूंगा ऐसा बोलते बाबूजी। फिर अभी तो हमने चूँकि विभाग के द्वारा जांच की गई है, नोटिस जारी किए गए हैं और प्रशासन के स्तर पर अभी कार्रवाई होगी। जब भी यूरिया लेने जाते थे सोसाइटीज़ में तो बोलते थे कि अभी यूरिया नहीं आया है, जबकि गोडाउन्स वगैरह पूरे भरे रहते थे यूरिया से। हमने सर मार्केट से खरीदा जो 400 से 500 रुपये में लगभग हमें यूरिया मिला है, जबकि सरकारी भाव के अनुसार अगर अपन देखें तो 280 रुपये में यूरिया मिलना चाहिए। यूरिया सोसाइटी से मिल नहीं पा रही है और बड़े बड़े जो ये प्राइवेट दुकान वाले हैं ये जो है यूरिया का स्टॉक करके अपने मनमाफिक दामों में यूरिया बेचते हैं। लाइन में लगते थे दिन भर और शाम को शटर लगा के चले जाते थे, बोले यूरिया है ही नहीं, जबकि गोदाम भरे हुए रहते थे इनके पास। तो मुख्य तौर पर जो किसानों को जो वितरण वाले समय है ना, उस समय मतलब किसान का आधार आईडी उपलब्ध न होने से मशीन में जो स्टाफ को बराबर करने के उद्देश्य से
तत्समय उपलब्ध या ड्राइवर या फिर कर्मचारी इस तरह के आधार का डीलर द्वारा उपयोग किया गया। सोसाइटी पे खाद नहीं मिल रहा है, तो बाजार में 450 रुपये में खाद मिल रहा है, तो वो खाद कहाँ से आ रहा है? मैं सोसाइटी गया था खाद लेने, तो खाद नहीं मिल रही वहाँ पे, तो फिर मैं बाजार में तलाश करा तो बाजार में 450 रुपये बोरी मिल रही। एक नोटिस जारी किया है, जैसे ही नोटिस में मान लो उनका जवाब जैसा भी आता है उसके बाद जो है निलंबन या निरस्ती कार्रवाई की जाएगी। किसान को इसलिए देना पड़ा ना, वहाँ जाके बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ मिलती नहीं है, किसान परेशान होने के कारण बाजार से खरीद लेता है बेचारा। 500 रुपया, 600 रुपया, 450 रुपया, अब सब देख के किसान लाया से बापड़ा कई कर मजबूरी था, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। यही 5 से 4 से सस्ते भी ले ले, कई करना पर बिलकती लावा तो बिल्ले वाला 5 से सस्ते ले। तो देखा आपने, ये कुछ जिले हैं जहां के किसान बता रहे हैं कि बाजार में तो मिल जाता है, ब्लैक में तो मिल जाता है, लेकिन सोसाइटी पर जो सरकारी दाम है उस पर यूरिया नहीं मिलता। वजह क्या है ये भी आपके हमने सामने रखा है। इन जिलों के अलावा भी बात करें तो भोपाल और गुना में किसान यूरिया के लिए परेशान हैं। किसानों ने सरकारी यूरिया नहीं मिलने का आरोप लगाया है। गुना में 15 किसानों के नाम पर फर्जी आवंटन दिखाया गया है। गुना के कलेक्टर ने यूरिया विक्रेताओं पर एफआईआर करने के लिए लिखा है, यानी कि वहां पर भी एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है जिन लोगों ने हेराफेरी की है, कालाबाजारी की है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जुड़े हुए हैं। हरीश, आम किसान तो यही जानता है कि या तो उसे सोसाइटी से मिल जाएगा, समिति से मिल जाएगा खाद, या फिर ब्लैक में मिल जाएगा। दोनों के बीच वो ये फर्क भी जानता है कि करीब 250 रुपए का अंतर होता है और एक बोरी वो 250 रुपए देकर खरीदता है जब उसे वो खाद सही कीमत पर नहीं मिलता। ये दावा किया गया था कि पोर्टल पर हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, सारी व्यवस्था हो गई है। ये कहां जा रहा है खाद, कैसे पहुंच रहा है ब्लैक मार्केट में, जरा हमें समझाइए। राम, इस दावे के बाद ही हम चेते जिस तरह मध्य प्रदेश में 15 जुलाई को कालाबाजारी की एकदम खबरें सामने आई, किसान परेशान हुए, सड़क पे उतरे और कांग्रेस भी उतरी, तब हम ये चौंक गए कि राज्य सरकार का दावा कि पिछले साल से ज्यादा यूरिया केंद्र सरकार से लेकर आए और उनका दावा था कि इस बार रकबा जो है बढ़ गया है, इस कारण से डिमांड ज्यादा है। लेकिन हमने जब पता करने की कोशिश की शुरुआत में तो 10-15 दिन हम समझ ही नहीं पाए ये खेल कैसे चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बात की गई कि पीओएस मशीन से दिया जा रहा है, आधार कार्ड दिया जा रहा है, पोर्टल पे राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक मतलब मॉनिटरिंग हो रही है, तो कहीं भी हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ मतलब हो रही होगी। लेकिन किसानों की जिस तरह से परेशानी जिसको देखते हुए लगा, हमें कहीं ना कहीं शंका थी। तब हमने एक टीम बनाई 10-15 जिलों की और सारे हमारे साथियों ने पर्टिकुलर मॉनिटर किया। तब बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसी दौरान में केंद्र सरकार, जब हमारी जांच चल रही थी, उसी दौरान हमें केंद्र सरकार का लेटर हमारे हाथ में लग गया। जो पत्र केंद्र सरकार ने प्रमुख सचिव कृषि विभाग के लिखा था और कहा था कि हमें टॉप 20 हर जिले से किसान चाहिए क्योंकि यूरिया आवंटन में गड़बड़ दिख रही है। वहां से हमारा जो प्रयास था उसको एक दिशा मिली। हम जो ढूंढ रहे थे तब हमें लगा कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर हमने टीम को उस दिशा में लगाया और जब हमने देखा तो हमें कई जिलों में यह पता पड़ा कि अफसर अभी भी लिपापोती करने में लगे हुए हैं, जबकि कई जिलों में अफसरों ने अच्छा काम किया, जो दोषी थे उनके खिलाफ एफआईआर के लिए लिखा। लेकिन कुछ कलेक्टर अभी भी गोलमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीओएस मशीन में लॉकडाउन का किसान नहीं आया तो हमने एक के नाम आवंटन कर दिया, बाद में बढ़ता रहा। जब हमने उन किसानों को देखा तो किसानों के पास मिला ही नहीं। वो निकले जो ड्राइवर या निकला उनके समिति के भ्रत्य निकले या उनके रिश्तेदार निकले, उनके नाम आवंटन किया गया। ये खेल कैसे चल रहा था इसके ऊपर भी हम गए। जब हमने अपने साथियों से बात की और जब पता लगाया तो ये खेल बड़ा रोचक तरीके से, बड़ा प्लानिंग और संगठित चल रहा। 50,000 समितियां हैं, पैक्स समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां, और 50,000 समितियां जो है डबल लॉक से गोदाम से उठाती हैं और फिर किसानों को बांटती हैं। अब इन समितियों के माध्यम से जो यूरिया के विक्रेता हैं वो मिलकर खेल करती हैं। मतलब यानी यूरिया जैसे लेने किसान आता, मना करेंगे अभी आया नहीं है, चक्कर लगाएंगे। जब किसान को अपने खेती बोनी करनी होती है, उसे यूरिया की जरूरत होती है, टाइम बाउंड होता है, उस टाइम के अंदर यूरिया नहीं मिला तो उसका समय निकल जाएगा। किसान परेशान होता है, वही 250 का यूरिया जाके 280 का यूरिया 500 निजी विक्रेता से खरीदता है और उनको जानकारी में रहता है ये सहकारिता में कि सब मिली जगत होती है, उनके पास जानकारी रहती। रामलाल ने, श्यामलाल ने यूरिया खरीद लिया प्राइवेट से, तो अब रामलाल श्यामलाल वापस से नहीं आएंगे क्योंकि उनका पैसे ही नहीं है। एक तो डबल लेके ब्लैक मार्केट में आ रहे हैं, वापस कैसे आएंगे? तो रामलाल श्यामलाल की एंट्री हो जाती है। इस तरह से पूरा गेम चल रहा है।
मतलब यहाँ सरकार के सामने बात आती है कि किल्लत नहीं है, हम सागर भी चलेंगे, हम बैतूल भी चलेंगे, किसानों की जुबानी भी बताने की कोशिश करेंगे और कैसे ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कैसे किसी के नाम पर भी, किसी हमाल के नाम पर, मजदूर के नाम पर, जिसके नाम पर 1 इंच जमीन नहीं है, उसके नाम भी कई मीट्रिक टन जो यूरिया है वो दिखा दिया गया, आवंटित कर दिया गया। ये कैसे हुआ, इसकी पड़ताल हम लगातार करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आप देख रहे हैं बेनकाब। यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आते ही किसानों के साथ अन्याय शुरू हो गया, प्रदेश में माफिया फिर से सक्रिय हो गए। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि यूरिया की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला करके ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था, उनको कानून के दायरे में लाने का काम करा था, जो किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का, उनको हानि करने का काम करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दोबारा ऐसे माफिया लोग सक्रिय हो गए हैं जो किसानों के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देखो, हमने शिकायतों की जांच करा रहे हैं, दोषी पाए जाने पे किसी को नहीं छोड़ेंगे और हमने अभी तक 25 के खिलाफ FIR भी दर्ज करा चुके हैं जो कालाबाजारी कर रहे थे खाद की, बीज की और घटिया माल दे रहे थे। करीब हमने 58 के लाइसेंस निलंबित किए हैं और 55 के करीब लाइसेंस निरस्त किए हैं और सख्त कार्रवाई हमने सभी DDA को और हमारे अधिकारियों को दे रखा है कि कोई भी कालाबाजारी करे बख्शा नहीं जाए। और आइए सीधे आपको लिए चल रहे हैं सागर। मेरे सहयोगी अतुल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हैं। अतुल, हमने देखा कि सागर में हमाल के नाम पर 13.5 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन हो गया। दूसरी जगह जब हम केस देख रहे हैं, केरबना समिति में एक चौकीदार हैं डेलन सिंह, उनके नाम पर 9 मीट्रिक टन खाद का आवंटन हो गया। क्या जवाब इस मामले में दे रहे हैं समिति के जो प्रबंधक हैं, जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि किसानों की परेशानी न बढ़े? देखिए, इसमें जो समिति प्रबंधक है वह मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक जिम्मेदार अधिकारियों की बात है तो जिम्मेदार जो अधिकारी पर बड़ा गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं और उनका यह कहना है कि यह एक घोटाला नहीं है, सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, यह रिकॉर्ड का मिसमैनेजमेंट इसको बता रहे हैं और जांच भी जो कर रहे हैं सिर्फ इसी आधार पर कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी ने जांच की है, उन्होंने इस मामले में आप देख सकते हैं दस्तावेजों में FIR दर्ज कराने के लिए भी रिकमेंडेशन दिया जी। तो दलील यह है कि घोटाला नहीं है, ये फिर क्या है, क्या बता रहे हैं? जी हाँ, अतुल सुन रहे हैं आप हमें? जी जी। ये जो आपके आसपास लोग खड़े हैं, ये संभवतः किसान हैं, ये क्या बता रहे हैं? इनको दिक्कतें हो रही हैं या समिति पे जाते हैं, खाद मिल जाता है? हम सीधा किसानों से ही बात करते हैं, हमारे साथ कई किसान मौजूद हैं। भाई आपको बताइए किस तरह से यूरिया की परेशानी हो रही है और क्या क्या समस्या है यूरिया लेने की? बताइए आपका क्या नाम है? हरिराम गुप्ता। सबसे ये बताइए, जब आप यूरिया की खरीद करते हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं आई और क्या आपने समस्या सामना किया है? जब हमको यूरिया की आवश्यकता थी उस समय सहकारी सोसाइटी में, जो हमारी स्थानीय सहकारी सोसाइटी, उसमें यूरिया नहीं मिला। फिर पता चला कि तहसील स्तर पे जाओ, तो तहसील पे गए, तहसील में भी यूरिया नहीं मिला। फिर सागर में हमें बड़ी मुश्किल से 3 दिन लाइन में लग गई और जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए थे हमने, आधार कार्ड और भू राजस्व पुस्तिका, उसके बाद भी कभी 2 बोरी कभी 1 बोरी, इस तरह से हमें 10 दिन में 5 बोरी यूरिया मिल पाया, बड़ी मुश्किल से। हमारे साथ और भी किसान मौजूद। आप बताइए, आपको यूरिया क्या सरकार द्वारा निर्धारित दर पे मिला या इससे अधिक मिला? ना तो हमारे लिए सरकार के द्वारा मिला और ना समिति प्रबंधक के द्वारा मिला। यूरिया आया है, जानकारी की तो हाँ मालूम किया कि 8 ट्रक आया है, लेकिन हम गौरझामर तक गए, हमारी जबकि तहसील केसली है, उस तहसील पे हम लोग गए तो वहाँ बताया गया कि तहसीलदार की मौजूदगी में यूरिया किसानों को वितरण किया जा रहा है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ से पता चला कि आप लोग आज यहाँ भीड़ हो गई है, इसलिए आज बंद कर दिया। आपको यूरिया आपने जो खरीदा वह किस दर पे खरीदा है? तो हम 600 का भी खरीदा है और 500 रुपए की भी दिया है।
तो ये वो किसान हैं जो बता रहे हैं किसी ने 500 का यूरिया खरीदा, किसी ने 600 का खरीदा, समिति में गए, यूरिया नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्या इनके हिस्से का यूरिया किसी और को ब्लैक में दे दिया गया? जो मार्केट में बिक रहा है क्या वो खुद बना के बेच रहे हैं? उन्होंने यूरिया की फैक्ट्री लगाई हुई है क्या? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। हमारे सहयोगी इरशाद हिंदुस्तानी बैतूल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। इरशाद, बैतूल में कैसे ये घोटाला हुआ? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अपनी दुकान के कर्मचारियों के नाम पर यूरिया बांट दिया गया। बिल्कुल राम, आपने ठीक कहा। जब इस पूरे मामले की हमने यहाँ पर पड़ताल की और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि हर जिले में 20 ऐसे किसानों को छांटा जाना है, जांच की जानी है जिनको सबसे ज्यादा यहाँ पर यूरिया दिया गया है, तो सबसे बड़ा एक व्यक्ति जो सामने आया उसके नाम से 64 मीट्रिक टन और सबसे कम 31 मीट्रिक टन जो खाद का आवंटन किया गया है। और आपको बता दूं कि जो अभी तक जो जांच बैतूल जिले में की गई है उसमें 20 में से सिर्फ 15 लोगों की जांच की गई है और 15 लोगों में से 14 लोग ऐसे हैं जिनके नाम से 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो हम यही कह सकते हैं। और ये भी बात सामने आई है जांच में कि ये जो डीलर्स हैं उन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं उनके नाम से पीओएस मशीन में इस पूरी जो यूरिया है इसको चढ़ा दिया है। एक व्यक्ति जो ऐसा था जो डीलर जो है उनके परिवार का सदस्य है और उसके अलावा एक जो 15 में जांच की गई है उसमें एक समिति, सहकारी समिति है, उसके सेल्समैन के नाम पर पीओएस मशीन पर चढ़ा दिया गया है। राम, आपको एक चीज मैं यहाँ बताना ये चाहूंगा कि सबसे बड़ी हमारी पड़ताल के दौरान ये बात निकल कर सामने आई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका जो लॉगिन होता है वो हर जिले में डीडीए के पास होता है, हर जिले में कलेक्टर के पास होता है। वो लॉगिन करते हैं जब खाद का आवंटन किया जाता है तो वहां लॉगिन करते हैं और देखा जाता है कि कितना आवंटन इस जिले को मिला हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि जब खाद आता है पीओएस मशीन पर चढ़ाया जाता है तो दोनों अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती है कि उनको ये देखना चाहिए कि जो खाद का आवंटन हुआ है वो पीओएस मशीन पर कितना चढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारी पड़ताल में यही निकलकर सामने आया कि इस लॉगिन को मिलने के बावजूद अधिकारी ये देखते ही नहीं है कि पीओएस मशीन में कितना खाद चढ़ाया गया है। आपको बता दूं राम, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, फिर हमें बताएंगे। हमारी जब उनसे बात हुई उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ ये भी देखा जाना चाहिए कि बैतूल की हम अगर बात करें तो बैतूल में 1,43,000 हेक्टेयर मक्का का रकबा है। उसके लिहाज से बैतूल जिले को यूरिया का आवंटन किया जाना चाहिए। कई जिले ऐसे हैं जैसे मसलन कृषि मंत्री का जिला जो पड़ोसी जिला हरदा है, वहां पर मक्का का जो रकबा है वो बहुत कम होता है, लोग मक्का वहां लगाते नहीं है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो आवंटन है वो हर जिले में पूर्ववर्ती तरीकों से ही दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर सवाल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आपके पास मैं लौटकर आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त चंद्रशेखर सोलंकी भी जुड़ गए रतलाम से, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले हरीश जी, एक सवाल ये भी तो है कि सरकार की कोशिश है कि सब कुछ साफ हो। अगर केंद्र सरकार के अधिकारियों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कह दिया गया कि 20-20 किसान जो टॉप 20 आवंटित किसान हैं उनकी जांच करके भेजी जाए। अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी यह है कि आपको किसानों तक यूरिया सही तरीके से बांटना है, वो बांटने का काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। राम, यहीं पर पैच है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जब बैठक लेते हैं नाराज होते हैं, धड़ाधड़ प्रकरण बनते हैं, धड़ाधड़ एफआईआर होती हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरी जगह व्यस्त होते हैं या शिकायतें नहीं आती मैदान से, वापस से वो सिस्टम शुरू हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेटवर्क और नेक्सस काम कर रहा है। जब जानकारी में आता, हंगामा होता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक लेते हैं और तत्काल अफसरों को कसते हैं। आज भी एक बैठक लेके अफसरों को कसा और आप देखिए अगले 4 दिन के अंदर आपको इतनी सारी एफआईआर दिखेंगी। क्या ये इतना इंटेलिजेंस कमजोर है सरकार का? सरकार को हर जिले में यूरिया कहा जा रहा है, किसान नाराज है, किसान महंगा खरीद रहा है, ये पता नहीं पड़ पा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अफसर गुमराह कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गलत जानकारी दी जा रही है। जैसे उनके पास शिकायत आती है, वो किसान से जुड़े हुए हैं, उनके पास जैसी शिकायत आती है तत्काल कार्रवाई करते हैं और उन्हें बताया जाता है सब कुछ ठीक ठाक है और वो भरोसे में रहते हैं। मंत्री के पास जानकारी, मंत्री का बताया जाता है सब ठीक ठाक है। लेकिन जब जब इस तरह की स्थिति आती है, अब ये मामला इतना बड़ा है राम, 150 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला है ये, क्योंकि 50,000 समिति में बटा हुआ है और लगभग पूरा नेक्सस काम कर रहा है। अफसर ऊपर तक आता है हिसाब किताब, जैसा हमारे साथी इरशाद ने कहा लॉगिन आईडी है, देखते ही नहीं लॉगिन आईडी, या देखते हैं तो बताते नहीं है। अभी आप देखें ना, जितनी पड़ताल हुई उसमें भी मात्र सागर कलेक्टर, गुना कलेक्टर
और बैतूल में कार्रवाई हो रही है, 2 या 3 कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी कलेक्टर नहीं कर रहे। यानी कहीं ना कहीं संदेह की सुई वहां तक जाती है, कोई ना कोई नेक्सस में जुड़ा हुआ है। तो ये जब घोटाला सामने आ गया तो आप पकड़ो, तो उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं लॉकडाउन में किसान नहीं आ सकते थे, तो समिति को एक नाम आवंटन कर दिया, ट्रक चला गया, ट्रैक्टर चला गया, मतलब 50 तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे जिन किसानों को आवंटन दिया गया, जिनके नाम पर दिया गया, क्या वो किसान है। दूसरी बात, उन किसानों को मिला, वो दूसरे किसान क्यों मजबूर हैं ब्लैक मार्केट से लेने के लिए, क्योंकि किसान को अपनी खेती करना है, किसान को अपने रोपन करना है, तो कहीं ना कहीं ऊपर है। और बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात की समीक्षा करते हैं, तब तक कार्रवाई होती है, जैसे ही मुख्यमंत्री का ध्यान कहीं और जाता है तब ये नेक्सस वापस सक्रिय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नेक्सस को तोड़ने की आवश्यकता है और इसको वापस से जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको अपना जिम्मेदारी से काम करना होगा। कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें तो लग रहा है कि घोटाला हुआ है, फायदा उठाता है। वो कह रहे हैं कि जो ऊपर के सबसे ज्यादा आपने जिनको आवंटित कर दिया यूरिया, उनकी लिस्ट जो है टॉप 20 किसानों की, उस पर पड़ताल कीजिए, उस पर जांच कीजिए और जांच करके रिपोर्ट भी भेजिए। लेकिन नीचे लीपापोती क्यों चल रही है, ये स्थानीय कलेक्टर से पूछा जाने वाला सवाल है। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतलाम से, और झाबुआ से इस वक्त सचिन जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले चंद्रशेखर, वहां पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, जो जिन किसानों से अब तक जिनके बारे में जांच हुई है, उस जांच का स्टेटस क्या है और किसान क्या कह रहे हैं? और जांच करके रिपोर्ट भी भेजिए। लेकिन नीचे लीपापोती क्यों चल रही है, ये स्थानीय कलेक्टर से पूछा जाने वाला सवाल है। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर, आपको आवाज मिल रही? मैं लौट के चलूंगा रतलाम, चंद्रशेखर के साथ कुछ टेक्निकल दिक्कत है। सचिन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, किसान तो झाबुआ के कह रहे हैं कि उन्हें महंगी खाद खरीदनी पड़ती है, ब्लैक में खरीदनी पड़ती है, कलेक्टर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल राम, पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये आदिवासी झाबुआ जिला है जो हेट्रोसाइकिल क्लाइमेट में आता है। पथरीली जमीन है, लिहाजा यहाँ पर मक्का का रकबा सबसे अधिक होता है और इसी फसल पर सबसे अधिक यूरिया खाद की भी आवश्यकता होती है। लेकिन हालत यह है कि इस सफेद सोने की जबरदस्त कालाबाजारी इस पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिले में भी हुई है। ड्राइवर कह ले, सोसाइटियों की तरफ से अपने सहकर्मियों के नाम पर बड़ी मात्रा में यूरिया यहाँ पर निकाल लिया गया, लेकिन किसानों को ये यूरिया नहीं मिला। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, युवा किसान भी मौजूद हैं जो न केवल शिक्षित हैं बल्कि अपने अधिकारों और सरकार से मिलने वाले संसाधनों के बारे में भी जानते हैं। किस तरीके की व्यवस्था उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या स्थिति है यूरिया खाद की? आप खेती किसानी में जब आप पहुंचते हैं तब क्या हालात बने हुए हैं? झाबुआ जिले में पूरा आंकड़ों का खेल चल रहा है। यहाँ पे खाद लेने जाते हैं, खाद मिलती नहीं वहाँ पे। तो खाद का जो रेट है 268 रुपए, लेकिन जो 500 रुपए का रेट मिल रहा है मार्केट में, अब गरीब किसान करेगा तो करेगा क्या? उसको खाद तो जरूरी है। पानी भी इस बार कम गिरा तो खाद की काफी आवश्यकता है यहाँ पे। और मैं कलेक्टर महोदय से मांग करता हूँ कि इस बार झाबुआ लेजपुर जिले में कमेटी बैठाई जाए और जाँच की जाए कि पूरा गोलमाल कहाँ हो रहा है। जी देखिए, जांच की बात अभी से शुरू हो गई है, लेकिन और भी किसान है जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी पर जब वो पहुंचे थे तब क्या हुआ था, क्या कहा गया जब आप सोसाइटी पर खाद देने पहुंचे थे? हाँ भैया, वो खाता लेने गए तो अब यहाँ तो 2 बोरी देते हैं, 2 घंटे लाइन लगती, उसके बाद में अब नहीं मिलेगा, फिर बाद में आना। तो फिर हम उदयागढ़ से 600 रुपए में बोरी लाए, यहाँ झाबुआ में कहीं मिली नहीं, और उसके बाद में फिर इतनी इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, यूं कह दिया है। बिल्कुल राम, देखिए लंबी कतारों में जरूर किसानों को लगना। किसानों से एक बात अगर आप पूछ सकें, एक सवाल मेरा है कि एक जो किसान है औसत जो झाबुआ के लोग हैं, वो कितना रकबा एक लगता है आवाज सचिन तक नहीं जा रही है, मैं लौट के उनके पास जाऊंगा। इस वक्त हमारे साथ मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़ गए हैं। मनीष, मंदसौर का आलम क्या है, क्योंकि यहां भी अच्छी खासी तादाद है किसानों की, और वहां पर जांच का क्या स्टेटस है? टॉप 20 किसानों को कितना खाद आवंटित कर दिया गया, और किसानों को क्या वाकई बाहर से खाद खरीदना पड़ा है या फिर सोसाइटी से मिल गया? जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जमीनी स्तर पर किसानों को कोई खाद नहीं मिल पाया। जब उन्हें जरूरत थी तब उन्हें ब्लैक में खाद खरीदना पड़ा, और 400, 500, 600 रुपये मुंह मांगे दामों पर उन्होंने खाद खरीदा है और परेशान होते रहे लगातार। लेकिन उसके बावजूद भी अब जब जांच सामने आई है, जो कागज सामने आए हैं,
हमने देखे, उसमें एक एक किसान को 25-25 टन खाद आवंटित कर दिया गया है, जबकि इतनी जरूरत या इतने बड़े किसान गिने चुने हैं जिन्हें किया जाए। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आई है कि पीओएस मशीन में अंगूठा लगाना होता है, तो जो मौके पर मौजूद हो, चाहे वो सोसाइटी का चौकीदार हो, चाहे आसपास का कोई हम्माल हो, या जो वहां उपस्थित हो, उसे बुलाकर एक तरह से खाना पूर्ति की जाती है, मशीन पर अंगूठा लगाया जाता है, और जो स्टॉक क्लियरेंस होता है वो पूरी तरह से फर्जी तरीके से यहाँ मानेंगे कि उसको किया जाता है, और कहीं वेरिफिकेशन स्टॉक पहले ही खाली हो चुका होता है, लेकिन पीओएस मशीन में बाद में एंट्री की जाती है। यह तथ्य निकल के सामने है। लेकिन इसमें जो सूत्रों ने बताया है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है, और जांच में इन्होंने जो लिख के दिया है जिम्मेदार अधिकारियों ने, उनका सिर्फ ये कहना है कि जो त्रुटि हुई है मानवीय त्रुटि है, और उसे जो मिट आउट करने के लिए, स्टॉक मिट आउट करने के लिए किया गया है, और इस तरह की गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। इस तरह की बात फिलहाल अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो त्रुटि है, ये बड़ी त्रुटि है, और इसमें कहीं ना कहीं जो ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। ठीक है, मैं आपके पास लौटकर आता हूं, और भी हमारे सहयोगी कुछ और जगह से जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूर दिखा दें कि सिर्फ ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, एक तरह से पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश की आपके सामने हमने रखी है। लेकिन अब आप छत्तीसगढ़ की भी एक रिपोर्ट देखिए, यहां पर भी यूरिया आवंटन के नाम पर किस तरह खेल हुआ, जरा देखिए। रायगढ़ से ये रिपोर्ट, और इसके बाद छत्तीसगढ़ के कुछ और जिलों में भी स्थिति इसी तरह की है। मैं तो एक बोरा नहीं खरीदा हूं। तो आपका नाम क्या? मेरे को क्या मालूम कैसे नाम आया, मेरा सबूत कोई मिलेगा जब भी तो बताएंगे ना। कोई आधार कार्ड हो, कोई सहन हो, मेरे को मालूम है नहीं किसने खरीदा है। मैं हरियाणा का, लेकिन 92 से मैं यहाँ हूँ। सीधा मैं कंपनी से मंगवाता हूँ जो खातू आता है मेरा। इसमें हम जो फूड कंट्रोल ऑर्डर जो इसको गवर्न करता है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। तो सुना आपने, वो शख्स कह रहा है जिसके नाम पर यूरिया का आवंटन हो गया, उसे ये खबर ही नहीं है कि उसके नाम पर यूरिया बांट दिया गया। इसके अलावा रायगढ़ के अलावा हम बात करें बेमेतरा और बिलासपुर की, तो यहां भी यूरिया वितरण में घोटाले का शक है, क्योंकि बेमेतरा में 40 किसानों के नाम पर 417 मीट्रिक टन यूरिया बांट दिया गया। हरियाणा के किसान के नाम पर भी यूरिया का आवंटन हो गया। बलजीत दुहान के नाम पर 18 मीट्रिक टन यूरिया दे दी गई, लेकिन बलजीत दुहान का कहना है कि मेरे नाम पर इतनी ज्यादा यूरिया का आवंटन कैसे हुआ, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। वहीं बिलासपुर में 20 किसानों के नाम पर 1937 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन कर दिया गया। और बेमेतरा से मेरे सहयोगी गोकर्ण यदु इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गोकर्ण, यह सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, अलग अलग राज्यों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि जिन किसानों के नाम पर आवंटित करने की बात की जा रही है वो क्या वाकई किसान हैं? गोकर्ण, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि गोकर्ण तक आवाज नहीं जा रही। छत्तीसगढ़ में कैसे घोटाला हुआ है, और 20 किसानों के नाम पर 1937 मीट्रिक टन, ये अपने आप में चौंकाता है। कितने खाद की जरूरत होती है किसानों को, ये भी अपने आप में अहम सवाल है। हरीश जी के पास हम चलते हैं। हरीश जी, एक औसत माना जाता है कि किसी किसान को 10 बोरी अगर यूरिया मिल जाए तो उसका काम निकल जाता है। अगर वो ज्यादा बड़ा किसान है तो 20 बोरी 25 बोरी यूरिया, और यहां तो किसी को 30 मीट्रिक टन, किसी को 50 मीट्रिक टन, किसी को 64 मीट्रिक टन, इस तरह से आवंटित किया गया है। कैसे डिफेंड कर पाएंगे अधिकारी अपने आप को? देखिए, जो प्रावधान है 1 एकड़ में 3 बोरी का प्रावधान है। 2 से 3 बोरी 1 एकड़ किसान को दी जाता है। जितना किसान का बही खाता है उसके हिसाब से आवंटन देना है। लेकिन जिस तरह से ये आज का नहीं है, ये खेल लंबा चल रहा है। अगर केंद्र सरकार के पोर्टल से ये केंद्र सरकार के अफसर नहीं देखते तो ये पकड़ में नहीं आता।
हालांकि हमारी टीम पहले से काम कर रही थी, लेकिन हमें डीकोड करने में बहुत समय लग रहा था। अगर वो पत्र लगने के बाद हमारे आसान हो गया रास्ता डीकोड करना, क्योंकि जिस तरह से सिस्टम बनाया गया है, इतना पारदर्शी सिस्टम बनाया गया है। आधार कार्ड लिया जा रहा है, पीओएस मशीन में अंगूठा लगाया जा रहा है, उसके बाद 3 जगह सिस्टम पे अपलोड किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम जहां जिम्मेदारों को देखना चाहिए वहां आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इसी का फायदा नीचे वाले अफसर और समिति प्रबंधक उठा रहे थे। और फायदा क्या उठा रहे हैं? आंख बंद करने का कहीं ना कोई हिसाब किताब होगा, इसीलिए आंख बंद है, अन्यथा आंख बंद नहीं होती। और ये मध्य प्रदेश में अभी जो प्रारंभिक रूप से हमारे सामने आ रहा है, 150 करोड़ रुपए का खेल सामने आ रहा है। और सारा जो यूरिया के जो निजी व्यापारी है, जिस पर सरकार FIR भी दर्ज करा रही है समय समय पे, या निलंबन लाइसेंस निलंबित कर रही है, ये सारा नेटवर्क नेक्सस उन्हीं का है। और ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक अफसर तक आता है। सहकारी प्रबंधक समिति जो होता है उसे यूरिया शिफ्ट करना होता है, किसान को बुलाते हैं, चक्कर लगवाते, थक जाता है, उसकी बारिश का खेत पे बारिश हो गई, अब उसको बोनी करना है, समय नहीं रहता तो मजबूरी में जाके ब्लैक में खरीद लेता है। तो जो उनका मकसद होता है परेशान करने का, और ये लास्ट पत्रकार पूछते हैं किसी कलेक्टर से कि आपके यहां यूरिया का फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो पहली बात तो हाथ ही नहीं रखने देते, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हाथ नहीं रखने देते, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। अब क्या कहेंगे? जो ऊपर बैठे सरकार के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 20 किसानों की लिस्ट हमें दीजिए और लिस्ट की जांच कीजिए आप कि कैसे किसी को 64, किसी को 100, किसी को 120 मीट्रिक टन आपने खाद का आवंटन कर दिया। ये कैसे मुमकिन है कि जिसके नाम पर जमीन ही नहीं 2 इंच भी, उसके नाम पर उठाकर आपने 20 मीट्रिक टन खाद दे दिया? ये मनोरंजन समझ रहे हैं क्या उस पोर्टल को भी कि पोर्टल भरना है तो मनोरंजन एक तरह से कर दीजिए और कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अब देखने वाले हैं, हम भी पड़ताल कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी एक्टिव है। ये जवाब दे पाएंगे अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हरीश जी, राम 52 जिले हैं, 52 जिलों में मात्र 2 या 3 कलेक्टर हैं जिन्होंने बोला कि FIR करो। बाकी कलेक्टर अभी भी मामले को गोलमोल करने में लगे हैं। उसकी मुख्य वजह कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला है। दूसरा, वो इस बात को साबित करने में लगे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, समिति प्रबंधक लॉकडाउन के तहत किसान नहीं बुलाए और अंगूठे लगवाए गए और बाद में बांटा गया। लेकिन अब जब आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा और केंद्र सरकार की एनसी करेगी, GMPCG भी वो बांटा गया, वो कहां बांटा गया? किसान भी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जो बांटा गया कि भाई हमने किसान नहीं बुलाए, गांव में जाकर बंटवा दिया। गांव में बांटेंगे ना, खेत पे ले जाकर बांटेंगे, या वहां पर कोई मैदान होगा वहां बांटेंगे, तो वहां के किसान बताएंगे कहां आकर बंटाए। किसान तो कह रहे हैं हम दौड़ लगा के जाते हैं समिति तक, लाइन में लगते हैं और फिर भी सवाल पूछा जाता है कि देखिए 2 बोरी मिलेगा, 5 बोरी नहीं मिल सकता आपको। उनको नियम कायदे बताए जाते हैं कि अभी 1-1 बोरी सबके हिस्से की आई है, 1-1 बोरी अगली लॉट में आएगी, तब बटेगा। तो किसको बट गया ये अधिकारी कैसे जस्टिफाई करेंगे? अपने आप में सवाल है। बेमित्रा चलता हूं मैं, गोकर्ण यदु इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी हाल कुछ इसी तरह का है। गोकर्ण, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो जरा बताइए कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां सरकार भी दूसरी है और दावे भी दूसरी तरह के हैं, लेकिन क्या किसानों को सोसाइटी पर जाकर खाद और यूरिया मिल रहा है? जी हम देखिए, हमने भी 20 लोगों का जो पड़ताल है वो ये है। उसके बाद में हमने सोसाइटियों में जाकर के पता किए तो वहां पे प्यून जो होते हैं कर्मचारी, उनके नाम से भी 24-24 मीट्रिक टन धान जो है वो खाद निकाल लिए गए हैं। और साथ ही जो वहां के प्यून है उनके नाम भी हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कितनी इन लोगों को तकलीफ होती है यूरिया के लिए। ये आप लोग यूरिया के लिए जब जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है और कितनी तकलीफ होती है आप लोग? यूरिया के लिए तो तकलीफ और भिन्न खाद दुकान में जाने की बात पता चलता है। वहाँ जाओगे तो इतनी भीड़ वहाँ पे, और किसानों को 400-500 रुपए से नीचे खाद देने के लिए तैयार नहीं। या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि आप 2000 का कुछ दूसरा सामान लो फिर आपको यूरिया मिलेगा। मतलब जो छोटे किसान है उन लोग को बहुत ही और भी जी ठीक। मैं लौट के आता हूं इधर भी, लेकिन चंद्रशेखर सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतलाम का अपडेट क्या है ये भी जान लें। रतलाम में जांच कहां तक पहुंची चंद्रशेखर? बिल्कुल, जांच की बात कही जा रही है, जांच की भी गई है, लेकिन अब जो सफाई सामने आ रही है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से जो है ये लॉकडाउन का समय था और किसानों ने ही खुद जो है अपने वाहन चालक को, जो सब्जी लेने वाले हैं
और जो गांव के लोग हैं उन्हें भेज दिया था और उसके बाद उन्हीं के आधार के ऊपर जो है ये यूरिया दे दिया गया। तो अब ये सफाई दी जा रही है, लेकिन नाम दर्ज हो चुके हैं और सामने आ चुका है कि किस तरीके से जो किसानों को यूरिया नहीं पहुंचा है। किसान से मैं आपकी बात करवाता हूँ कि किस तरीके से किसान खुद कह रहे हैं कि उनको जो है यूरिया नहीं मिला है। किस तरह की कंडीशन हुई है यूरिया लेने के समय आपको? सुबह से लेने जाते थे यूरिया लेने के लिए, शाम पड़ जाती थी, उसके बाद भी वो बोलते थे कि यूरिया नहीं है, जबकि गोडाउन पूरा भरा हुआ रहता था से और पूरा गोडाउन में यूरिया होता था। जो सेटिंग बाजी से लेता था उसको पहले देते थे यूरिया और हमको यूरिया दिया नहीं उनमें, गोडाउन बंद करके बोलते थे यूरिया खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल, ये ऐसा एक ही किसान नहीं, यानी सारे किसानों के साथ ऐसा हुआ। सवाल यही उठ रहा है बार बार कि आखिर यूरिया गया कहाँ, यदि दिया गया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर का कोई ड्राइवर आया, उसके नाम पर यूरिया आवंटित कर दिया गया। अगर अधिकारी इतने ईमानदार हो जाएं कि किसान को घर बैठे यूरिया की सप्लाई कर दें, किसी ड्राइवर के भेजने पर, किसी आम व्यक्ति के भेजने पर, किसी मजदूर के भेजने पर, तो फिर इससे ज्यादा राम राज्य के दिन मध्य प्रदेश में या दूसरे स्टेट्स में सोचे नहीं जा सकते। ये अपने आप में सवाल है, इनका जवाब स्थानीय कलेक्टर्स को, जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए, वरना हम वो किसान भी लेकर सामने आ जाएंगे जिसके ड्राइवर के नाम पर दर्ज है और उस किसान को यूरिया नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। अगर अधिकारियों ने किसी तरह से कोई फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, कुछ छुपाने की कोशिश की, तो हम फिर लेकर आएंगे बेनकाब नाम के साथ। तब तक के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।